हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज एडिटोरियल पेज पर WHO ने एयर पोल्यूशन को लेकर के अपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। तो ये जो डाटा है वो हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। WHO ने लास्ट टाइम 2005 में अपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे एयर पोल्यूशन को लेकर के और प्रेजेंट टाइम में उनमें कुछ अपडेट किया है। सबसे पहले हम WHO के जो न्यू स्टैंडर्ड हैं उनको देख लेते हैं और कंपैरिजन टू इंडिया। ये जो स्काई ब्लू कलर है इसमें WHO के नए स्टैंडर्ड बताए गए हैं। ये जो येलो कलर है इसमें WHO के 2005 के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उनको शो किया गया है और ये जो रेड कलर है इसमें इंडिया के स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले WHO ने क्या किया है, PM 2.5 का एयर में कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, PM 10 का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए और इनको भी दो अलग अलग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इनमें इनको बांटा है। ओके कि एनुअल बेस के ऊपर कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए और 24 आवर्स में कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए। PM 2.5 का एनुअल बेस पर जो कंसंट्रेशन नया फिक्स किया है वो 5 फिक्स किया है। पहले 10 था और इंडिया का ये 40 है। ये स्टैंडर्ड है कि इतना ही एयर में इतना ही कंसंट्रेशन होना चाहिए PM 2.5 का। 24 आवर्स के आधार पर अगर हम देखें तो 15 फिक्स किया है, पहले 25 था और इंडिया का 60 है। PM 10 का एनुअल बेस के आधार पर प्रेजेंट टाइम में 15 फिक्स किया है, पहले 25 था और इंडिया का 60 है। PM 10 का 24 आवर्स में इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में 45 फिक्स किया है और पहले 50 था और इंडिया का 100 है। ये चीज़ें आपको दिखा रही होंगी कि WHO के जो स्टैंडर्ड है और इंडिया के जो टारगेट्स हैं उनमें एक वास्ट गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इनको फिल कैसे किया जा सकता है इसको लेकर के अभी हम कुछ सजेशंस देखेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि 1990 से 2019 के बीच के यहाँ डाटा शो कर रखे हैं। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आते हैं। इनमें कंपेरिजन किया गया है तो इस कंपेरिजन में इस बात सामने आई कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ है वो इंक्रीज हुई है कंपैरिजन टू ब्रिक्स कंट्रीज। और जो अदर कंट्रीज हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड रशिया, उनमें टाइम के अकॉर्डिंग जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ हैं वो उनमें कमी आई है। हमारी जो दिल्ली है वहाँ पर अगर हम दिल्ली के स्टैंडर्ड को देखें तो वहाँ पर जो दिल्ली का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन चेन्नई और हैदराबाद जो हमारे जो सिटी हैं उनमें पोल्यूशन लेवल जो है वो WHO के जो नए स्टैंडर्ड हैं उनसे भी कम दिखाई देता है। इससे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि पोल्यूशन को कम नहीं किया जा सकता। अब ये जो गैप है इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? फिल करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो हमारी जो कंट्री है वो जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो। BS6 जो हमने इंजन के लिए, व्हीकल्स के लिए जो इंजन के टारगेट फिक्स किए हैं उसको जल्दी से जल्दी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो कंपनीज हैं वो इन व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी मार्केट में उतारे। इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा और जब एमिशन कम होगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। ओके, इसके अलावा अदर सजेशंस हैं वो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि और क्या क्या सजेशन जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करे जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। अभी डाटा आपके प्रीलिम्स में इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि WHO ने अभी 2005 में जो उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उनमें अपडेट किया है। दूसरा उसमें स्टेटमेंट दे देंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में अगर आप देखो तो PM 2.5 की एक्सपोजर की वजह से इंडिया में लास्ट डेकेड में अगर हम बात करें, पास्ट डेकेड में, तो ब्रिक्स नेशन की तुलना में ब्रिक्स नेशन जो हैं उनमें तो जो डेथ रेट है वो कम हुई है लेकिन इंडिया में डेथ रेट ज़्यादा हुई है। या इसके अपोजिट दे देंगे कि इंडिया में डेथ रेट कम हुई है, ब्रिक्स नेशन में डेथ रेट इंक्रीज हुई है PM 2.5 के एक्सपोजर की वजह से। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के आपको पूछ लिया जाएंगे कि कौन से करेक्ट है, कौन से करेक्ट नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। WHO के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो इसको 7 अप्रैल 1948 से इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया था। इसीलिए हर साल 7 जो अप्रैल है उसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ओके, अब द हिंदू की फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है उनको हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है RTI एक्टिविस्ट को लेकर के। RTI एक्ट 2005 में आता है और इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के जो कोई भी एक्टिविस्ट है वो गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। इस RTI एक्ट की देखो, एक तो कोई भी पर्सन जाकर इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के जो भी इंफॉर्मेशन है उनको निकलवा सकता है। दूसरा, इसकी एक धारा है, धारा
4 उसका सब पार्ट है 2, उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो चाहे तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में खुद भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर सकती है। ओके, लेकिन अभी इसको लेकर ये जो धारा 4 है उसको कंपलसरी नहीं किया गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये कंपल्सन है कि नहीं या नहीं, आपको जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी पॉपुलेशन है उनको शो करनी होगी। तो यहाँ पर बिहार को लेकर के बताया गया है कि पिछले 11 साल में बिहार में 20 आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ हो गई है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उनके लिए बिहार में रास्ता काफ़ी मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर के न्यूज़ है। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कांग्रेस की पोस्ट पर वो बने हुए थे, उन्होंने क्विट कर दिया है। इसकी वजह से जो पंजाब में जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा डीपन हो गया है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 अक्टूबर को जो भी 30 असेंबली सीट्स और 3 लोकसभा सीट के लिए जो बाईपोल इलेक्शन होंगे उनको लेकर के अपनी टाइमलाइन डिसाइड की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 के तहत इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, सेकेंड पेज से है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह किया है कि 1 जनवरी 2022 तक आप नेशनल कैपिटल में ना तो फायर क्रैकर्स को बस्ट कर सकते हो ना ही उनको बेच सकते हो। मतलब इनके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। कारण क्या बताए हैं कि देखो, फायर क्रैकर्स फेस्टिवल्स के दौरान जब फायर क्रैक किए जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी वजह से कोविड के जो केसेज हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इससे फायर क्रैकर्स जब किए जाते हैं तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा, उसका हाई लेवल देखने को मिलेगा और उससे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ 4th पेज से जो स्टेट पेज आता है उसमें जो दिल्ली सरकार है उन्होंने अभी कल ही शहीद भगत सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसके ऊपर उन्होंने देशभक्ति करिकुलम को लॉन्च किया है। उन्होंने एम्बिशन ये दिखाई है कि इसके तहत जो भी हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें जो भी मोरल्स हैं, जो भी एथिक्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं जब बड़े होकर के एक सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन एक डेवलपमेंटल जो ह्यूमन है उसके रूप में सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ 5th पेज पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारा जो इंडिया है अभी प्रेजेंट टाइम में 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम एंटर कर चुके हैं। अगले साल 75 ईयर्स हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे इंडिया में आप देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। ये जो आर्टिकल है वो कर्नाटका का है। कर्नाटका में डिंडागुर एक जगह है और वहाँ पर अभी भी जो दलित लोग हैं उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती है। पहली बार पुलिस सिक्योरिटी में उनको जो टेम्पल है उसमें एंट्री दी गई है। ये जो एग्जाम्पल हैं वो शो करते हैं कि सोसाइटी में जब ग्राउंड लेवल पर आप जाते हो तो उसमें जो कागजी कार्रवाई है, जो पेपर वर्क है, उसमें अलग ही रियलिटी दिखाई जाती है और जो रियल में जो रियलिटी है वो अलग ही लेवल की है। प्रेजेंट टाइम में आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कीजिए, कितना लेवल अभी भी मौजूद है कि जो लोग हैं उनको जो बेसिक नीड्स हैं कि टेम्पल में जाने के लिए हर किसी को अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करना, उनकी वर्शिप करना, उनको याद करना सभी को हक है और अभी तक भी उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ डाटा बताई गई, किसके लेकर के, माओइज्म को लेकर के, नक्सलिज्म को लेकर के। उन्होंने ये बोला कि 96 जो डिस्ट्रिक्ट 2010 में 10 स्टेट के 96 डिस्ट्रिक्ट में माओइज्म फैला हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसको खत्म कर दिया गया है और 41 तक उसको सिकोड़ दिया गया है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। हमारे बहुत सारे जो पर्सनल ऑफिसर्स हैं उनकी डेथ हुई क्योंकि माओइज्म को ख़त्म करने के लिए उन लोगों से डायरेक्ट जाकर के उनके एरिया में कन्फ्लिक्ट करना था, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो हमने इस तरीके से जो एक्सटेंशन चल रहा था उसको जो डिक्रीज़ हमने किया है ये काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। इस आर्टिकल से हम ये समझ सकते हैं कि भले ही हमने कुछ सेलेक्ट एरिया में उनको रिड्यूस कर दिया है, उनको सिकोड़ दिया है, लेकिन उनकी जो पोटेंसी है वो कम नहीं हुई है। मतलब उनके पास जो पावर है वो अभी भी बनी हुई है। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, मेजरली जो यहाँ के यूथ हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स, कुछ वेलफेयर स्कीम्स, ताकि मेन स्ट्रीम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें उनका इंक्लूजन हो सके और जब उनको गवर्नमेंट के ऊपर बिलीफ इंक्रीज होगा तभी जाकर के वो माओइज्म या नक्सलाइट जो है उसकी तरफ इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि वो इसी तरीके से तो उनको बरगलाते हैं। वो यही तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती, हम आपका भला करेंगे। ओके, और इसी तरीके से वो जो यूथ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना होगा, गवर्नमेंट को जो यूथ है उनमें ज़्यादा बिलीव क्रिएट करने के लिए उनके साथ में टच क्रिएट करना होगा। टच क्रिएट करने के लिए रेगुलर जो गवर्नमेंट है वो अपने कुछ तरीके के जो लोकल एरिया के ऑफिसर्स जो उनकी हर फीलिंग्स को, हर उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जब तक उनको अपॉइंट करना होगा और अपॉइंट कर करके उन लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी जो गवर्नमेंट है ना, ये जो ऑफिसर्स यहाँ आकर के डेथ हो रही है या आपको आपकी जो प्रॉफिट है, आपका बेनिफिट है, उसके लेकर के गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेज रखा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई पर्सनल इसमें प्रॉफिट है। ओके तो इस तरीके से जब वहाँ के जो यूथ हैं उनमें जब अवेयरनेस क्रिएट होगी, उनको लगेगा कि गवर्नमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट उनके लिए वर्क कर रही है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि गवर्नमेंट बोले कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपका भला कर देंगे। उनको ग्राउंड लेवल पर दिखाना होगा, कुछ ऐसी स्कीम लेकर के आनी होगी जो स्पेशल उनके लिए वर्क करें। और जब ये स्कीम इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तभी जा करके उनको लगेगा कि रियली में गवर्नमेंट जो है वो उनका साथ देना चाहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से है। इस आर्टिकल में एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है IEAFA। ये IEAFA क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एक ये रिसर्च थिंक टैंक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 2022 तक टारगेट लिए थे कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रेजेंट टाइम तक इंस्टॉल कर लेंगे 2022 तक। ये हमारी टारगेट था कि सोलर एनर्जी 100 गीगावाट, विंड एनर्जी 60 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी 5 गीगावाट, बायो एनर्जी 10 गीगावाट। इसके अलावा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो यहाँ पर जुलाई 2021 के डाटा है कि सोलर एनर्जी 43.94 गीगावाट, विंड एनर्जी 39.58 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी 4.79 गीगावाट, बायो एनर्जी 10.17 गीगावाट। ये हमने टारगेट लिए थे और इतनी इंस्टॉल्ड हो पाई है। मतलब हमारे जो टारगेट हैं उनके बीच में एक मेजर गैप दिखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हालांकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने 2030 तक 450 गीगावाट तक का टारगेट फिक्स कर लिया है। और अभी यूएस के जो स्पेशल एनवॉय मिस्टर कैरी आए, उन्होंने बोला कि हम इस टारगेट को अचीव करने में यूएस आपकी हेल्प करेगा। इसमें ये कारण ये बताया गया है कि जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से जो ये इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जो हमने टारगेट फिक्स किए थे, उसको अचीव करने में प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यूनाइटेड नेशन मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि पेंडेमिक के समय में हालांकि इंडिया को भी बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला, ग्लोबल लेवल पर इस क्राइसिस से सभी जो कंट्रीज़ हैं वो इफेक्ट हुई, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली एक तो फ्री वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसको अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेटजिक स्टेप्स हमने उठाए, जॉब्स को लेकर के, सोशल प्रोटेक्शन को लेकर के ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसी की वजह से पेंडेमिक के दौरान में भी हमने जॉब क्रिएट करने का वर्क किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ICMR ने बोला है कि जो स्कूल्स हैं वो धीरे धीरे ओपन होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से एक जगह से जो स्कूल हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें 9 से 12 तक स्कूल ओपन हो गई है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ओपन करने के लिए एक फेजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को एक साथ उनकी ओपन कर दी जाए, धीरे धीरे सारे बच्चों के लिए स्कूल ओपन की जानी चाहिए। क्योंकि जो हमारे स्कूल का जो हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कंपैरिजन करें हर स्टूडेंट से, तो रूरल एरियाज़ एंड जो अर्बन एरियाज़ में भी उसमें भी एक वास्ट गैप है। इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको जो भी एजुकेशन में जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए हम स्कूल ओपन करनी चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कोविड के दौरान जो अदर पॉपुलेशन है जिनकी वजह से उनके जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे या फिर कोई भी उनका इलाज चल रहा था डॉक्टर्स से, उनको अवॉइड कर दिया गया। तो उसी को लेकर के पिटीशन डाली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पिटीशन जो है जनरल है, इसी को लेकर के जो बेंच है उन्होंने ज़्यादा कुछ इसके ऊपर सुनवाई नहीं की। नॉन कोविड पेशेंट जो राइट्स हैं उनको लेकर के पिटीशन डाली गई थी कि भाई उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, आपने कोविड के दौरान जो अदर जो पॉपुलेशन है उनको नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी फायर क्रैकर को लेकर के कुछ टारगेट फिक्स किए हैं। उन्होंने बोला है कि 2018 में हमने जजमेंट दिया था कि देखो ये जो फायर क्रैकर्स है ना वो एक तरीके से क्या करते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ वर्क नहीं किया गया और अब वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि राइट टू लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल जो है उसके ऊपर प्राइम फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इस इंडस्ट्री में लगी हुई है। अब उनको ऐसा होगा कि जब फायर क्रैकर्स को आप बंद कर दोगे तो उन लोगों के लिए जो लाइवलीहुड्स है वो एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको ग्रीन क्रैकर्स की तरफ अपने आप को
इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करना चाहिए। और इसकी वजह से देखो एमिशन तो होगा लेकिन एमिशन लेवल कम होगा और इनकी वजह से जो लोग हैं जो इस तरीके के इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट नहीं होगी। ये जो पिक्चर है वो जोजिला टनल की है। जोजिला टनल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर देखिए आप, जो जोजिला टनल है पिक्चर में देखिए, जोजिला टनल जो है वो श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी स्टार्ट करेगी। ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया है। इसकी जो लेंथ है 14.15 किलोमीटर है। सभी दिन ओपन रहेगी। इस एरिया में क्या होता है कि विंटर के टाइम जब यहाँ पर हैवी बर्फ गिरती है तो उसकी वजह से यहाँ की जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो रोड्स हमेशा ओपन रहे, कनेक्टिविटी हमेशा रहे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें हमारी रीच बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी आर्मी है वो काफ़ी परेशान होती है, वो ईजीली यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी उनकी बन पाएगी। और जब कनेक्टिविटी बन पाएगी तो ईजीली जो अदर कंट्रीज़ हमारे बॉर्डर एरियाज़ में एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं या फिर टेररिज्म जैसी परेशानी हमारे बॉर्डर एरियाज़ में देखने को मिलती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम ईजिली क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। तालिबान ने 1964 का जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडेप्ट किया है टेम्परेरी रूप में। अभी उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी इसको अडॉप्ट कर लिया है कि इसके अकॉर्डिंग हम हमारे रूल को, हमारी कंट्री को चलाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि सरिया लॉ के अगेंस्ट, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉ हैं जो सरिया लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उस लॉ को ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब सरिया लॉ जो है वो बेसिक है, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान ने ये बोला है कि CPEC प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड, यहां पर चाइना है और ये है पाकिस्तान। तो इसमें कनेक्टिविटी, ये जो पाकिस्तान POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इस एरिया में, इस एरिया के थ्रू हाईवे बनाया गया है ताकि पाकिस्तान तक कनेक्टिविटी हो सके चाइना की। और ये जो प्रोग्राम है ना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया गया है। ग्वादर पोर्ट के तहत जो चाइना है उसका अरेबियन सी में भी जो अप्रोच है वो इंक्रीज होगी। इसको लेकर के हमने इंडिया में यहाँ पर चाहबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था ईरान में, ताकि इसकी वजह से सेंट्रल एशिया तक हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको लेकर के CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने बोला है कि अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ा जाए ताकि इजीली अदर कंट्रीज जैसे चाइना तक या फिर अदर कंट्रीज तक जो अफगानिस्तान है उसकी रीच बढ़ सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।